नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा SKG स्कूल से। आज हम 12th क्लास की राजनीति विज्ञान की जो दूसरी किताब है उसका पहला लेसन पढ़ेंगे। आप लोगों को मैंने पूरी बता ही दिया था। अपन जो दूसरी किताब है वो वीडियो के माध्यम से पूरी करेंगे, तो आप लोगों के पास दोनों किताबों का जो कॉन्सेप्ट है वो पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो जो अपना पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, सबको ध्यान में है जब भारत स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा भारत को, क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ तो रक्त रंजित भारत हमें मिला। भारत के दो टुकड़े हो गए थे, सबको ध्यान में है, एक पाकिस्तान बना और दूसरा हिंदुस्तान बना। इस प्रकार भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। एक लोकतंत्र को स्थापित करना, जो विस्थापित लोग हैं उनको स्थापित करना, इस प्रकार की जो चुनौतियों का सामना करना, उसके बारे में हम अध्याय 1 में आज पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर आपके बुक चल रही है, उसको आप पढ़ते रहना और समझते रहना। देखिए, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। भारत जब स्वतंत्र हुआ सन 1947 से के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस संविधान सभा में एक विशेष सत्र को संबोधित किया था। उसका ये प्रसिद्ध भाषण भाग्यवधु के चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई में कई आवाज़ें बुलंद थी। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहली बात यह थी कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, और दूसरा ये कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। इस शासन में गरीबों और कमज़ोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। अब आज़ाद हो चुका था और आज़ादी से जुड़े इन सपनों को साकार करने का वक्त आ गया था। यानी कि देश आज़ाद हो गया था, सबकी अपेक्षाएं थी कि कमज़ोर वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा और शासन है वो लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जो शक्ति है वो जनता के हाथ में रहेगी, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा, वो लोकतांत्रिक शासन होगा और सबके कल्याण की बात होगी। इसको लेकर देश आज़ाद हो चुका था और ये सबका सपना था कि देश में सभी वर्गों का, खासकर जो गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। इस सपने को साकार करने का वक्त आ गया था। भारत स्वतंत्र हो चुका था। ये कोई आसान काम नहीं था। आज़ाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में हुआ। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालात के बीच आज़ाद हुआ, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ादी मिली लेकिन देश के बंटवारे के साथ। सबको ध्यान में है, भारत आज़ाद हुआ तो भारत दो टुकड़ों में बंट गया था और बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना भारत को उस समय करना पड़ा। सन 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। आज़ाद हिंदुस्तान को इन्हीं परिस्थितियों में अपने बहुविध लक्ष्यों को हासिल करने की यात्रा शुरू करनी पड़ी। आज़ादी के उन उथल पुथल भरे दिनों में हमारे नेताओं का ध्यान इस बात से नहीं भटका कि ये नया राष्ट्र चुनौतियों की चपेट में है और भारत के सामने लगभग 3 चुनौतियां थी। मुख्य तौर पर भारत के सामने 3 तरह की चुनौतियां थी। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत को गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए जगह हो। सबको ध्यान में, भारत बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत सारी विविधताएं सम्मिलित है। भाषा के आधार पर भी, रहन सहन के आधार पर भी, खान पान के आधार पर भी, संस्कृति के आधार पर भी, सबके रीति रिवाज अलग हैं, सबकी परंपराएं अलग है। तो सबसे बड़ी जो चुनौती थी भारत के सामने, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के सामने। और भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। आज लोग आज भी आप अपन कई जगह पढ़ते हैं कि भारत का जो एक राज्य है वो कई देशों के जितना बड़ा है। तो भारत में इतने राज्य हैं, इतना बड़ा देश है, तो उसको भी एक सूत्र में बांधे रखना एक समस्या थी या एक चुनौती थी। उसकी संस्कृति अलग थी और वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। यहाँ बहुत विविध धर्मों को मानने वाले थे, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने पंथ हैं, अपनी अपनी पूजा पद्धति है। तो उस वक्त आमतौर पर यही माना जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा कोई देश ज़्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह पाएगा। यानी कि सबका यह मानना था कि इतनी विविधताओं वाला देश होते हुए भारत एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं रह सकता है ज़्यादा दिनों तक।
देश के विभाजन के साथ लोगों के मन में समाई ये आशंका एक तरह से सच साबित हुई। भारत के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े थे। क्या भारत एक रह पाएगा? क्या ऐसा करने के लिए भारत सिर्फ राष्ट्रीय एकता की बात पर सबसे ज़्यादा जोर देगा और बाकी उद्देश्यों को तिलांजलि दे देगा? क्या ऐसे में हर क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय पहचान को खारिज कर दिया जाएगा? उस वक्त का सबसे तीखा और चुभता हुआ एक सवाल ये भी था कि भारत के क्षेत्रीय अखंडता को कैसे हासिल किया जाए, क्योंकि जो भारत बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में बंटा हुआ था, क्षेत्रीय भाषाएं अलग थी, क्षेत्रीय रीति रिवाज अलग थे, क्षेत्रीय परंपराएं अलग थी, तो उसको लेकर भी बहुत सारी आशंकाएं थी कि किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधा रखा जाए। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करने की, क्योंकि भारत में पहले जो शासन हुआ करता था वो राजा महाराजाओं के या वंशानुगत था, लेकिन अब भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की एक सबसे बड़ी चुनौती थी और उसको कायम रखना सबसे बड़ी बात थी। आप भारतीय संविधान के बारे में अपन 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10th में भी अपन ने अधिकार बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो संविधान के बारे में अपन ने पहले पढ़ा कि संविधान में मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है कि हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। राजनीतिक जो अधिकार आते हैं उसके अंतर्गत मतदान का अधिकार आता है। भारत के संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अपनाया। इस विशेषताओं से यह बात सुनिश्चित हो गई कि लोकतंत्र ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले होंगे। राजनीतिक मुकाबला का तात्पर्य है जहां लोकतंत्र मजबूत होता है, जहां अधिक लोकतंत्र या स्वस्थ लोकतंत्र होता है, वहां बहुदलीय व्यवस्थाएं होती है जिसमें लोगों के सामने विकल्प होते हैं और जो व्यक्ति अपना विकल्प चुनता है उसको अपना वोट देता है या अपना मतदान देता है। यानी कि एक से अधिक दल होते हैं जिसमें लोगों के सामने विकल्प उपस्थित होते हैं और जिसे वह अपने हितकारी समझता है उस दल या उस व्यक्ति को वह वोट करता है। लोकतंत्र को कायम करने के लिए लोकतांत्रिक संविधान जरूरी होता है, लेकिन इतना भर ही काफ़ी नहीं होता। केवल संविधान लोकतांत्रिक होने से संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित करना और संवैधानिक व्यवस्थाएं लिखित में होना दोनों अलग अलग बात होती है। चुनौती यह भी थी कि संविधान से मेल खाते लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव में चलन में आए, यानी कि जो संविधान में लिखा गया है या जो संविधान में व्यवस्थाएं की गई है उसके अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन भी होना चाहिए। तो ये इस प्रकार की एक चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे में विकास की जिसमें समुच्चय समाज का भला हो। यानी कि पहली चुनौती कौन सी थी? एकता के सूत्र में बांधे रखना विभिन्न देश, विभिन्न क्षेत्र को, भाषा वाले लोगों को, रीति रिवाज वाले लोगों को, इनको एकता के सूत्र में बांधे रखना पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना, कायम करना या संविधान के हिसाब से उस संविधान को व्यवहार में लाना। तीसरी चुनौती थी कि विकास किस प्रकार किया जाए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय अवस्था में थी। उस समय भारतीयों के सामने विकास का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें समूचे समाज का भला हो, न कि कुछ एक तबकों का। इस मोर्चे पर भी संविधान में ये बात साफ कर दी गई कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा। हमारा जो अधिकार है समानता का अधिकार, उसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई। और सामाजिक रूप से वंचित तबकों तथा धार्मिक, सांस्कृतिक, अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब संविधान ने राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। अब असली चुनौती आर्थिक विकास तथा गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करने की थी। यानी कि इस प्रकार की नीतियां बनाई जाए जो सबको आर्थिक लाभ पहुंचाए और उन तबकों को ज़्यादा महत्व दिया जाए जो पिछड़ गए हैं या वंचित रह गए हैं। आज़ाद हिंदुस्तान ने इन चुनौतियों के आगे क्या रुख अपनाया? संविधान में तय किए गए विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कहाँ तक सफलता मिली? तो इस पूरी किताब में हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो कि भारतीय जो संविधान था या जो नीतियाँ अपनाई गई
वो कहाँ तक कारगर हुई, उनको आज़ादी के शुरुआती सालों में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। इससे पहले अध्याय में हम चुनौतियों का ध्यान केंद्रित करेंगे। शुरुआत में उन घटनाओं की चर्चा की जाएगी जिन्होंने आज़ादी को एक संदर्भ प्रदान किया था, यानी कि एक बिंदु प्रदान किया था, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आज़ादी के समय राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा का सवाल सबसे प्रमुख चुनौती के रूप में क्यों उभरा। इसके बाद हम भी देखेंगे कि भारत के एक राष्ट्र के रूप में अपने को किस तरह एक साझे इतिहास तथा साझी नियति के फलक पर गढ़ा। अगले 2 अध्यायों में हम लोकतंत्र कायम करने और बराबरी तथा इंसाफ पर आधारित आर्थिक विकास हासिल करने की चुनौतियों पर विचार करेंगे। तो इस अध्याय में हम इन निम्न चुनौतियों के बारे में देखेंगे कि क्या क्या हुआ। अब देखो, विभाजन और विस्थापन और पुनर्वास। हमारे सामने चुनौतियां क्यों थी, इसके कारण जो भारत आज़ाद हुआ उस समय के जो हालात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए हम देखेंगे कि भारत का विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, यानी कि जब भारत विभाजन हुआ तो कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ गए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो गए, और उनके पुनर्वास की सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने थी। देखो, 14 से 15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि 2 राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। आपने इतिहास की पुस्तक में अपन ने बहुत सारी घटनाक्रम को पढ़ा हुआ है, और भूभाग को अपन मानचित्र के माध्यम से देखते हैं कि कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ भारत है। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। इस सिद्धांत के अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है, यानी कि 2 जो कौम है उसका देश है। इस कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की थी। कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत तथा पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। बहरहाल सन 1940 के दशक में राजनीतिक मोर्चे पर बदलाव आए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों का जोर रहा। नतीजन पाकिस्तान की मांग मान ली गई, यानी कि कुल मिलाकर यह तय हो गया कि भारत 2 भागों में बंट जाएगा, पाकिस्तान और भारत। विभाजन की प्रक्रिया, देखो फैसला ये हुआ कि अब जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना गया उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के 2 देशों के बीच बांट दिया जाएगा। ये विभाजन दर्दनाक तो था ही, इस पर फैसला करना और अमल में लाना और भी कठिन था। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया जाएगा। इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्सा भारत कहलाएगा। आधार क्या था? धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, यानी कि जहाँ पर अधिक मुसलमान होंगे वो पाकिस्तान के अंतर्गत जाएगा और बाकी जो हिस्सा था वो भारत के अंतर्गत आएगा। ये बात थोड़ी आसान जान पड़ती है, लेकिन असल में इसमें कई किस्म की दिक्कतें आई थी। अपन ये पढ़ते हैं कि हाँ जहाँ मुसलमान थे वहाँ पाकिस्तान हो गया, केवल ये देखने में आसान है, लेकिन जब वास्तविक धरातल पर हम इस बारे में जानकारी हासिल करते हैं तो ये जो घटना थी बहुत दर्दनाक थी। पहली बात तो यह थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हो। ऐसे 2 इलाके थे जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था तो दूसरा पूर्व में था। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक कर दिया जाए। सबको ध्यान में है, जो आज का बांग्लादेश है वह उस समय पाकिस्तान में था, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया, तो वह पाकिस्तान का हिस्सा था एक समय में। बाद में 71 में यह आज़ाद हो गया था, अलग से देश बना। दूसरा इलाका पूर्व में कोई जोड़कर इनको एक कर दिया जाए। इसे देखते हुए फैसला हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। इसके बीच में भारतीय भूभाग का एक बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह कि मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। खान अब्दुल गफ्फार खान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। उनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के रूप में थी और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। संयोग से उनकी आवाज़
की अनदेखी की गई और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल मान लिया गया। तीसरी समस्या और भी विकट थी। ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में फैसला हुआ कि इन दोनों प्रांतों में भी बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर होगा और इसमें जिले अथवा उनके निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार माना जाएगा। 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये नहीं पता कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुई। यानी कि लोगों को ये पता नहीं था, जब भारत आज़ाद हुआ उनको ये पता नहीं था कि वह कौन से देश में है। बड़ी असमंजस की स्थिति थी और उनके सामने बड़ी समस्याएं थी। इसी समस्या से जुड़ी चौथी और विभाजन की सबसे बड़ी अबूझ कठिनाई थी अल्पसंख्यकों की थी। सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। जो इलाका अब पाकिस्तान में है वहाँ लाखों संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। ठीक इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग में भी लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। ये सब लोग एक तरह से सासत में थे कि इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए। यानी कि लोगों को ऐसा लग रहा था कि आज तक जिस देश को वह अपना कह रहे थे वहाँ पर आज वह पराये जैसे हो गए। सबसे बड़ी दुखद घटना ये लोगों के सामने आई। जिस जमीन पर वे और उसके पुरखे सदियों से आबाद रहे उसी जमीन पर वे विदेशी बन गए थे। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने लगे। कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगा सका था कि ये समस्या विकट रूप धारण करने जा रही है। इस कठिनाई से उबरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। शुरू में लोग बाग और नेता यही मानकर चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी है और जल्दी ही इनको काबू में कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें। कई बार तो उन्हें ऐसा चंद घंटों की मोहलत के भीतर करना पड़ा। यानी कि लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। लोगों को चंद घंटों के भीतर अपने घरों को छोड़ना पड़ा और वहाँ से निकलना पड़ा। यानी कि सब कुछ छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वे मजबूर हो गए। विभाजन के परिणाम। अब जब विभाजन हुआ तो उसके परिणाम क्या सामने आए। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरे जगह जाने को मजबूर हुई थी। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरण में से एक था। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारे। लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए। यानी कि धर्म के आधार पर लड़ने लगे। जिन इलाकों में ज़्यादातर हिंदू अथवा सिख आबादी थी उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। ठीक इसी तरह मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाकों से हिंदू और सिख भी नहीं गुजरते थे। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। सबको ध्यान में है कि जब ऐसी मुसीबतें आती है तो लोगों के सामने कितनी बड़ी समस्या थी। ये आज अपन अगर विचार करते हैं तो समझ सकते हैं कि लोगों के सामने किस तरह की समस्याएं थी, है ना। घर छोड़ना और घर छोड़ने का फैसला करना दोनों ही समस्याओं से भरा था। लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग खड़े हुए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेने पड़ी। एक समय जब वह बड़ी बड़ी कोठियों में रहते थे वो लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और आज वह एक शरणार्थी शिविर में पहुंच गए। देखो कितनी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी लोगों के सामने। कल तक जो लोग अपना वतन हुआ करता था वही कि पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था। लोगों को सीमा से
सीमा के दूसरी तरफ जाना पड़ा और उन्हें हर हाल में करना था। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर ये दूरी तय की। सीमा के दोनों ओर हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। कई मामलों में ये भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर घर की बहू बेटियों को मार डाला। बहू से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गए हैं। इन लाखों शरणार्थियों के लिए देश की आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि तथा फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता और फिल्मों के इस मारकाट की निस्संतता का जिक्र किया। विस्थापन और हिंसा से पैदा दुखों को अभिव्यक्ति दी। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो इस विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए करते थे। इन सबों के लिए बंटवारे का मतलब था दिल के दो टुकड़े हो जाना। विभाजन सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। इस विभाजन में दो समुदाय जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते थे, हिंसक अलगाव का शिकार हुए। यानी कि एक समय था जब वह दोनों पड़ोसी थे और बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ वह एक दूसरे को मारने काटने लगे, एक दूसरे के प्रति मन में हिंसा रखने लगे। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस की वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदायों का ये एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। विभाजन की हिंसा में तकरीबन 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रशासनिक मुश्किल और वित्तीय कठिनाई के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। बहरहाल विभाजन तो धर्म के आधार पर ही हुआ था। क्या इस वजह से भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन गया? विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुसलमान थे। ऐसा नहीं है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया, उस समय यहाँ मुस्लिम आबादी भी निवास कर रही थी। ऐसे में सवाल ये था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों मसलन सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक हित जुड़े थे। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार के अग्रणी थे। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं का लाभबंद करने की कोशिश में लगे थे। बहरहाल भारत की कौमी सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के हामी थे, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए अथवा किसी एक धर्म के विश्वासियों के मुकाबले बाकियों को हीन समझा जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उनका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इन आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान लिखा गया उसमें धर्मनिरपेक्षता को बहुत महत्व दिया गया और अपने देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं माना गया। इस प्रकार भारत में जो रहने वाले लोग थे उनको समान समझा गया। ये जो भारत के सामने विडंबना आई या समस्याएं आई उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब आगे अपन रजवाड़ों के विलय के बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। इन सब जो आपके स्क्रीन पे चल रही है आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बनाना। ठीक है, धन्यवाद।